Hello, candidates. Since your exam time is approaching, let's get straight to the main point without wasting any time. Here, I'll show you 100 questions from last year, 2025. Of course, this is the same year, but the MCRE was third one. In addition, there will be another 100 question divided into five. Of course, these 100 question will be divided into five sections. Okay, and how these five sections will be distributed. Now, see, remember one thing before starting this question series of MCRE AOGO, I'll explain something. Whichever group you are belongs to, चाहे आप ग्रुप 2 हो, ग्रुप 3 LDC UDC हो, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर 39 हो, 28 हो, एडिशनल सिक्योरिटी हो, कोई भी ग्रुप हो, there will be 20 questions from each that will be the from non domain part. और ये जो नॉन डोमेन पार्ट का जो पैटर्न होगा ना, दैट विल बी द सेम एज वेल एज एओ पोस्ट. नाउ रिमेंबर वन थिंग कि इसका जो पैटर्न होगा, यू हैव टू फॉलो दैट इन सेम मैनर्स, एंड यू हाउ यू विल अप्रोच इट विल डिस्कस. और अभी स्टिल देयर आर 4 to 5 days आर रिमेनिंग. व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी to get more marks? Last year, see, my brother is also get selected in IO, and many people who are known to me also get a good rank. और अपने ग्रुप से मैक्सिमम, जैसे जो टॉपर रैंक है वो अपने ग्रुप से है, एंड सेकंड टॉपर भी अपने ग्रुप से हैं. इवन दो EWS टॉपर, SC/ST टॉपर, दे ऑल आर फ्रॉम आवर ग्रुप. और क्वेश्चंस क्या क्या है विल डिस्कस वन बाय वन. ठीक है, मैंने आपको पूरे अपने मटेरियल आई हैव प्रोवाइडेड इन टेलीग्राम ग्रुप. और जो भी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ के रखा है ना, प्लीज टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो जाओ. मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक आई प्रोवाइड यू. और यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, ये थोड़े दिन के लिए अवेलेबल होगा. देन आफ्टर आई विल मेक दिस पर्टिकुलर वीडियो टू प्राइवेट मोड. क्योंकि देखो, सेम क्वेश्चन एज इट इज है, एज इट इज ऐसा क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलेगा. विद इवन आपके ऑप्शंस विल बी द सेम और सेम पैटर्न के बेसिस पे, और सेम क्वेश्चन पेपर सेम पैटर्न में आप एग्जाम में देखोगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये कंप्यूटर बेस्ड, ऑफ कोर्स MCQ बेस्ड होगा. 90 मिनट की होगी और उसमें 18 मिनट अलॉट होंगे आपको फॉर ईच सेक्शंस. हर एक क्वेश्चन राइट होने पे 4 मार्क्स विल बी अलॉटेड टू यू, एंड देयर विल बी 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम इनकरेक्ट आंसर्स. कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा इफ यू हैव स्किप्ड और अनअटेम्प्ट एनी क्वेश्चंस. एंड हर क्वेश्चन के लिए एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा. ऑब्वियसली दिस इज वेरी ऑब्वियस पार्ट. रिमेंबर वन थिंग, इफ यू पुट एनी क्वेश्चन इनटू द रिव्यू mode, that will, and it is not logged, and it is even though logged, it won't be considered or it won't be calculated. Remember this one. Last year my very close friend from Jodhpur, he put few questions in the review mode, and he thought that this exam follow the same pattern as SSC CGL. SSC CGL में क्या होता है कि अगर आप रिव्यू मोड पे क्वेश्चन रख देते हो ना, तो that will be the counted, but in this examination it won't be counted. So please be remember this particular scenario. Now we will discuss one by one question. And थोड़ी बात, एक और बात बता देता हूँ, इस वीडियो के लास्ट में we will discuss about the strategy. ठीक है, कौन क्या पढ़ के जाना चाहिए 4 दिन में. और I'll also discuss GK portion में what will be the important thing. And remember one thing, क्या आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए कि नहीं है. लास्ट टाइम ना बहुत बच्चे बाहर हुए हैं जो मेरिट वाले, वो इस वजह से हुए बिकॉज दे अटेम्प्टेड ऑल क्वेश्चंस 100 out of 100 क्वेश्चन. रिमेंबर वन थिंग, मैं बता दूंगा आपको कब करने हैं कब नहीं करने हैं. देन स्किल में बहुत लोगों को फेल किया गया है AOGO के. तो अपन क्या है ना, जैसे आपकी एग्जाम हो जाएगी ना, तो मेरे 2-3 जानकार लोग हैं, उनको मैंने कुछ स्ट्रेटजी बताई थी. उसमें से वन इस बार भी 46 मार्क्स लाया था out of 50. और अब वो 30+ जितने भी मेरे नोन है, जिनका चाहे सिलेक्शन हुआ है चाहे नहीं हुआ फाइनल लिस्ट में, उनके 30+ मार्क्स किसी के भी नीचे नहीं. तो डेफिनेटली उन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि भैया यार, आप ना AOGO की स्किल वाला ड्राफ्टिंग और नोटिंग से रिलेटेड और इवन दो प्रीसीज राइटिंग से रिलेटेड वीडियोस लाना, तो डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू. और सेम पैटर्न में आपको फॉलो करना है. हुआ क्या था कि आपने लेफ्ट अलाइनमेंट किया है नहीं किया है, अगर किया है तो कौन से वे में किया है, कितनी लाइन का स्पेस होगा, ये बहुत मैटर करता है. उसके बेसिस में मार्क्स मिले थे. और इस बार ना मेरे काफ़ी जानकार दोस्त है जो 320+ मार्क्स है, लेकिन स्किल में उनके 13 मार्क्स आए हैं. एक बच्चे के 7 मार्क्स आए हैं, और ही इज़
डैम इंटेलिजेंट पर्सन, ऐसा नहीं कि उसको इंग्लिश नहीं आती या फिर नोटिंग ड्राफ्टिंग नहीं पढ़ के गया है। अगर 320 मार्क्स ला रहा है तो डेफिनेटली ही नोज अबाउट ड्राफ्टिंग एंड नोटिंग without any doubt. So definitely I'll discuss about this. So we'll start now. The first question will be from section 1, which is non-domain part. What is the primary objective of the blue revolution in India? So definitely that is related to promote fresh water as well as marine fish production. This is very simple question, of course. Who was the founder of Apple? Then that is the Steve Jobs as well as Steve Wozniak. Now, who was the first scientist from India to join Indian National Congress? So definitely, see, this question is framed from the UPSC, and he is C.R. Roy. If you remember about the Mumbai plan, in Mumbai plan, many industrialists like Ratan Jamshedji Tata's father, and all people gathered, and they provided the Mumbai plan. It may came around 1943. At the time, there was CRA, he was the chemist or very good scientist from India. He also participated in Mumbai plan, and he also the member of Indian National Congress, definitely. So the next question is, what is the meaning of idiom "burn the midnight oil"? So this is one of the easiest questions. That is, study or work late at night. Now the wind whisper through the trees. See, इसका आंसर मेटाफर नहीं होगा. इट्स आंसर विल पर्सनिफिकेशंस. सो अगर ये जस्ट अगर पेसिव कंस्ट्रक्शन में या पेसिव वे में लिखा होता ना, दैट could be considered as a metaphor. Definitely it won't be metaphor, it will be personifications. Now fill in the blank with the correct prepositions. He insisted, so its answer will be ongoing. For the important word, you have to put any preposition which is suitable for this particular question. The answer will be on. Now the question number 7, which of the following sentence is grammatically correct? So definitely the answer will be neither of the boys has any kind of information. Whenever we are using either or neither, so this seems like singular verb. So definitely according to singular verb, there will be auxiliary verb will be the singular, that is the has. But remember the subject will be the always plural, because they are distinguished between neither of the boys. किसी में इन दोनों लड़कों में से कोई भी नहीं. So definitely there will be has any kind of information. Now the next question is, who was the first Indian to receive Padma Vibhushan award? Kalachuran Mahapatra. I think he received in 1999 or 2000 nearby. See, before him many people also awarded as a Padma Vibhushan, but out of these four options, definitely Kalachuran Mahapatra was the first one. Who was the inventor of Python programming languages? This question belongs to the computer, of course. His answer will be Godot van Rossum. We can pronounce his rhythm. In France, they pronounce it as a rhythm, but answer will be this one. Who was the first Indian to climb Mount Everest without using supplement oxygen? So, see, this question was deleted. Remember one thing, in LDC and as well as UDC, there were 3 questions. I think 3 wrong questions were given. Even SSO, 3 wrong questions were given, and all questions were awarded as 12 marks for everyone. But in AOJO, they deleted this question itself. So जिसके भी marks अगर 4 नंबर कम आ रहे हैं ना, तो they can consider this question was deleted. Although संतोष यादव will be the most preferable, but इसका आंसर होगा फूदौरजी, because Santosh Yadav was not the first one who went to Mount Everest without any supplement of oxygen. He actually climbed 2 times. Santosh Yadav belongs to Haryana, and Bachendri Pal, of course, she was the first one who climbed the Mount Everest, and Fuzarji, she was the only one who climbed the Mount Everest without using supplement of oxygens. In this series, this is one of the easiest questions of reasoning. So answer will be T. You can do is B, E, I, and so what will be the next term? Of course, T. Which key is used to refresh a web or window? Of course, F5. F5 is very common, and this is one of the simplest questions. I suggest you can skip even computer, because if you ever had work on computer, so definitely you will do. या तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि no one will do it except they study in very deep. These remaining 4 days you can skip computer, because question will be very easy. Of course, you should study only Excel as well as PowerPoint. Means MS Word and as well as MS Word and PowerPoint you can study if you want in computer. And first chapter, of course, generation of the computer, which is one of the most important chapter ever.
The Android operating system is based on which kernel? Of course, Linux. Unix is considered for another operating system like iOS and all things, but for Android operating system, Linux will be the preferable answer. If 1st January 2025 was a Wednesday, what day of the week would 8 January of 2025? See, remember one thing. After each 8 days repetition, the same day will be over there. See, 1st January 2025, 8 January 2025, you can even consider on your fingers कि what will be the after 8 days. Of course, the answer will be the Wednesday. ये भी बहुत लोगों का गलत हुआ है because overconfidence. The Court of International Arbitration is associated with which place? Remember one thing. This question, most people or most candidate, even though the topper one, also make the mistake in this question. The question was the International Court of Justice. If there would have been this question, no, then answer would have been The Hague. But this is, remember, this is related to the arbitration. This is not about the justice, and there is a difference between arbitration as well as justice. So definitely the answer will be The Hague. Pen is used for write, and then definitely book is used for read. This is one of the easiest question. Which city is known as the city of oceanography? The answer will not be Visakhapatnam. Many people thinks that Visakhapatnam as well as Chennai is considered as a city of oceanography, but Goa, because the first Indian Institute for Ocean Study was established in Goa, and even though the Portuguese also arrived on Goa. The Basel Convention is related to, of course, this is related to the hazardous waste. The regulation of international trade is hazardous waste. Choose the correct reported speech. He said, I am happy today. So he said, after said, there is no to, so said will be the same manner. And there will be the connector, that is that. And I is the first person. So it will be changed according to the first person. So I will be changed according to the he. And if there is present continuous tense, now that will be the change into the past continuous tense. So there will be was happy, and today is considered as a today will be changed into the that day. Now, like now is changed, now is being changed then, like this. The Ilbert controversy was preliminary related to the Indian Jews. See, remember one thing. In 1883 होता क्या था ना कि जो भी यूरोपियंस थे उन पे जो भी उनके अगर कोई भी कन्विक्टेड फाइंड आउट किया जा सकता हो जाता था, तो इंडियन जज उनको उनके रिलेटेड ऑर्डर नहीं दे सकते थे। तो इंडियंस ने बोला कि ऐसा क्यों है भाई, यूरोपियंस को यूरोपियन थोड़ी ना देखेंगे, इंडियन जज भी दे सकते, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी ये थी कि वी आर वेरी सुपीरियर, हमने गलती भी कर दी ना तो इंडिया के जज हम नहीं देखेंगे, तो इसके खिलाफ आया थे। तो ट्रायल ऑफ यूरोपियन बाय इंडियन जज। रिमेंबर वन थिंग, दिस क्वेश्चन आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बिकॉज मेरे पास 105 क्वेश्चन भेजे गए थे, उनमें से 100 क्वेश्चन एज इट इज आए थे, मतलब बाद में आए थे। Now section 2, how many additional days of joining time over the above and normal joining time are they admissible to government servant transferred to the north eastern region? section 2 यहाँ से डोमेन सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, ये joining time से रिलेटेड क्वेश्चन है। रिमेंबर वन थिंग, नॉर्थ ईस्टर्न में हमेशा 2 days एक्स्ट्रा मिलता है, तो क्वेश्चन कैन बी रिपीटेड, ठीक है, बहुत क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन 22, joining time may be combined with regular leave except which of the following? देखो casual leave ऐसी है जो विच इज नॉट कंसिडर्ड। ऐसा नहीं कि आप कैजुअल लीव लिए कि सर मुझे सीएल दे दो 2 दिन के लिए, एंड देन आफ्टर यू रेजिग्नेटेड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट एंड वेंट टू द अनदर डिपार्टमेंट, ऐसे नहीं। हाफ पे लीव में भी आप ले सकते हो, ईएल में भी ले सकते हो, ईओएल में भी ले सकते हो, बट सीएल इज नॉट कंसिडर्ड एज ए, आप कह सकते हो कि ये एज ए लीव कंसिडर नहीं होता, ठीक है। सो डेफिनेटली लीव CL will be the answer. Which of the following allowance is not as admissible during joining time? ज्वाइनिंग टाइम में कभी भी ना कन्वीनियंस अलाउंस नहीं हो जाता। कन्वीनियंस अलाउंस क्यों नहीं होता? कन्वीनियंस अलाउंस सब होता है कि कंसिडर दिस इज योर हेडक्वार्टर, और हेडक्वार्टर से आप बियॉन्ड 8 किलोमीटर आप जाते हो फॉर ड्यूटी पर्पज, तो ही आपको कन्वीनियंस अलाउंस मिलेगा। अब तो आप इस हेडक्वार्टर से एक न्यू हेडक्वार्टर में जा रहे हो, ठीक है ना, ओल्ड हेडक्वार्टर से न्यू हेडक्वार्टर में जा रहे हो, ड्यूटी पर्पज से नहीं जा रहे हो, आप यहाँ से छोड़कर दूसरे में जा रहे हो, चाहे इट मे बी योर फॉर डेपुटेशन पर्पज, इट मे बी यू हैव ऑलरेडी रेजिग्नेटेड फ्रॉम दिस ओल्ड हेडक्वार्टर एंड यू आर गोइंग टू द न्यू हेडक्वार्टर, तो कन्वेंस अलाउंस नहीं मिलेगा। एचआर ऑफकोर्स मिलेगा, क्यों? क्योंकि मान लो आप तो चले गए लेकिन आपकी फैमिली यहाँ रह रही हो, तो ऑफकोर्स उनको तो घर चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना आप चले गए और आपकी फैमिली को तुरंत निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता भाई। डियरनेस अलाउंस ये तो मिलेगा ही मिलेगा, दिस इज ऑल अबाउट दैट। और ऐसे नहीं स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर के लिए बैठा देंगे, तो ऐसा नहीं, तो कन्वेंस अलाउंस, ठीक है। स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर किसको दिया जाता है पता है? ये दिया जाता है बेसिकली जो भी आपके डिसेबल्ड
मदर होती है ना उसको दिया जाता है। कितने दिए जाते हैं? मेरे हिसाब से 3600 के आसपास दिए जाते हैं, 3285 रुपए के आसपास पर मंथ। Now, a government servant retains the lien acquired on post during which of the following periods? Of course, during all of the work, क्योंकि सस्पेंशन में भी लीन रहेगा, फॉरेन सर्विस में भी लीन रहेगा और लीव में भी लीन रहेगा। ऐसे थोड़ी ना उसको पोस्ट से निकाल देगा सस्पेंशन में। इसका मतलब सस्पेंशन का मतलब कभी भी रिमेंबर वन थिंग, सस्पेंशन इज नॉट ट्रीटेड एज ए पेनल्टी और या फिर आपको पनिशमेंट नहीं है। सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट। ये मुझे बताना कौन से एफआर में लिखा हुआ है। एज इट इज लिखा हुआ है और क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। Which of the following periods will not be counted for the purpose of grant of increment? Remember one thing कि इंक्रीमेंट के लिए कौन कौन से, देखो सभी किसी भी टाइप की ड्यूटी हो सकती है, चाहे फॉरेन सर्विस पे हो, डेपुटेशन पे हो, किसी भी टाइप। ज्वाइनिंग टाइम पे भी आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, फॉरेन सर्विस पे भी मिल सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे भी मिल सकता है। लेकिन अगर विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट है ना, और वो भी 6 मंथ से ज्यादा, 6 मंथ से कम है ना, तो भी इंक्रीमेंट मिलेगा। क्यों होता है 6 मंथ से कम? इसके पीछे एक रीजन होता है, वो आप मुझे बताना जरूर। इसका मैं चाहता हूँ कि सभी लोग कमेंट करें और मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी कितनी तैयारी है, ठीक है। और मैं आपको पढ़ाऊंगा, इनके लिंक करना सीखो भाई। आपको अगर मैं इवन दो अगर मैं पढ़ाने लग जाऊँ तो आपको एफआर रूल्स भी सारे याद हो जाए। और क्यों एफआर रूल्स के, ये रूल्स कैसे बनते हैं, कैसे इंटरप्रेट होते हैं। रटना इज डिफरेंट थिंग और समझना इज वेरी डिफरेंट थिंग। What is the time limit within which a government servant can seek alteration of date of birth from the date of entry into the government service? भाई मान लो कि आपका नाम है नमन, ठीक है, और नमन के बाद में आप करना चाहते हो नमन धीर, तो जो ज्वाइन करने के 5 साल तक आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऑफकोर्स आंसर विल बी द 5 years। पैटर्निटी लीव एडमिसिबल टू मेल गवर्नमेंट सर्वेंट इज फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ कोर्स 15 दिन के लिए मिलेगी। ऐसे नहीं मैटरनिटी लीव 6 महीने का मिल रहा है तो पैटर्निटी भी 6 महीने का नहीं, क्योंकि भाई आपको बच्चा नहीं पालना, बच्चा तो माँ पैदा कर दिया, 9 महीने पेट में रख दिया ऑफकोर्स, तो उनको 6 मंथ का मिलेगा, आपको सिर्फ 15 दिन का मिलेगा 3 स्पेल्स में। What is the maximum number of day of earned leave that can be accumulated credited by government servant? 300, of course 300 होगा, ठीक है। What is the maximum number of days of earned leave admissible as case equivalent to रिटायरमेंट? इसका मतलब ये होता है इंकेशमेंट कितने लीव का करवा सकते हैं। तो इंकेशमेंट हमेशा कितने लीव का कर सकते हैं? 300 का। रिमेंबर वन थिंग, ये इंकेशमेंट 300 लीव है ना, वो हमारे आप जो एलटीसी पे इंकेशमेंट मिलती है ना 10 डेज का, 10 डेज का फॉर 60 ELs, 60 डेज की ईएल्स के अलावा। तो मान लो कि आपने पूरी लाइफ में ना 60 EL इनकेस करवा ली फॉर एलटीसी पर्पस, उसके अलावा भी 300 करवा सकते हो। तो ऐसी बात नहीं कि ये 60 इसमें ज्वाइन होकर सिर्फ 240 हो जाएगा अगर आपने 60 करवा लिया, ऐसा नहीं है। ये इंडिपेंडेंट होता है फ्रॉम योर एलटीसी। तो क्वेश्चन घुमा के आ सकता है कि क्या इंकेशमेंट ऑफ ईएल while retirement is independent from LTC? So definitely of course independent। ये वर्ड बहुत रिमेंबर, ये याद रखना, क्योंकि आप क्या करते हो ना, स्वामी पढ़ लेते हो, स्वामी में इंडिपेंडेंट वर्ड ही नहीं है। लेकिन अगर आप जब पीडीएफ पढ़ोगे ना तो वहां पे इंडिपेंडेंट है। और ये क्वेश्चन एलडीसी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, जितनी भी लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम लगती है उसमें तो पूछ सकते हैं। 189 इस 300 डेज है ना इसका आंसर। हाउ मेनी डेज ऑफ चाइल्ड केयर लीव आर एडमिसिबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस पीरियड? ऑफ कोर्स 730 दिन तक होता है, ठीक है। तो 730 डेज, और ये वापस रिपीट हुआ है। ये देखो मैं बताऊं 2023 में भी आया था, 2025 में भी आया था, एंड देन आफ्टर 2025 के जनवरी वाले एज वेल एज अगस्त वाले एग्जाम में भी आया था। और कोई सरप्राइज नहीं 2025 के दिसंबर वाले एग्जाम में भी आ सकता है। तो ये हर साल आता है क्वेश्चन 730 डेज। ये क्वेश्चन आपके लिए मलाई है। हाउ मेनी टोटल बेंचेस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव आर देयर इन इंडिया? 19, 18 तो है टोटल, एंड 1 इज प्रिंसिपल बेंच दैट इज इन योर दिल्ली, ठीक है। अब मैं आपको पूरा नहीं बता सकता, जैसे जयपुर में भी है, जोधपुर में भी है, आपके इलाहाबाद में भी है, लखनऊ में भी है, आपके इवन दो ऐसे 18 है टोटल, ठीक है। और कानपुर में भी है। तो लखनऊ यूपी में 3 है, ऐसे है, महाराष्ट्र में 2 है, ऐसे टोटल 18 है। बाकी की 1 प्रिंसिपल बेंच है। केट की सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की बात करें। इन जनवरी द एमएससीपी स्क्रीनिंग कमेटी कंसिडर केस ऑफ एम्प्लॉय कंप्लीटिंग 10, 20 एंड 30 ईयर्स ऑफ सर्विस। आपको एक बात बता दूं, जब हमने ना ग्रुप सेवा स्टार्ट की थी ना ग्रुप, तो मैंने ग्रुप में ना एक पीडीएफ शेयर किया था एमएससीपी का, और मैंने वो बोला था कि ये पढ़ जाओ भाई। लेकिन काफी बच्चों ने लाइक किया था, काफी बच्चे ना इग्नोर करके गए थे, और जो भी पढ़ के गए थे ना वो सिर्फ 3 पेज का पीडीएफ था। और मैंने बोला था इसको अच्छे से पढ़ जाओ, और उसमें से ना 4 क्वेश्चन बन गए थे एमएससीपी के,
और बहुत लोगों ने इग्नोर किया था, और फिर उस कुछ वजह से ना हम लोग काफ़ी वो पीडीएफ रिमूव कर दिए, तो वो अभी अवेलेबल नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी मेरे से जो शुरुआत से जुड़े हुए ना, उनके 4 क्वेश्चन ये सही हुए, और वो स्पेशली मुझे ना, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, थैंक किए थे कि भाई अगर आप नहीं होते ना तो ये 3 क्वेश्चन तो गलत थे। तो इसका आंसर होगा अप्रैल टू सितंबर। कि अगर, तो कौन सा केस में एम्प्लॉय कंप्लीट 10 20 30, अगर जनवरी में है तो जनवरी के लिए हमें, जनवरी में कब बैठेगी एमएससीपी की जो स्क्रीनिंग कमेटी, अप्रैल और सितंबर का बनाने के लिए। मान लो कि नया साल स्टार्ट हुआ तो जनवरी में एक कमेटी बैठेगी जो अप्रैल से सितंबर के बीच में जितना भी असेसमेंट होगा, जितने भी लोगों को एमएससीपी देना है ना, उनसे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। एक साल में कितनी बार एमएससीपी बैठती है इन फाइनेंशियल। देखो स्टैंडर्ड पहले ना, वहां पे कोई भी टर्म्स कितने भी नंबर्स ऑफ वो नहीं था कि कितने बार बैठेगी कितने। लेकिन लास्ट जब मैंने आपको पीडीएफ भेजा था ना, वो अमेंडमेंट का भेजा था, और अमेंडमेंट होके आई थी, तो ये 2 टाइम्स होती है, 3 टाइम्स नहीं होती है, या 1 नहीं होती है, 2 टाइम्स होती है। ठीक है। इफ ए एमएससीपी केस इज कंसिडर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सितंबर टू मार्च, देखो अप्रैल टू सितंबर वो हो गया, सितंबर टू मार्च तो जनवरी तो नहीं होगा, तो दैट विल बी द जुलाई। जुलाई में कब बैठते हैं? जब सितंबर टू मार्च में देखा जाता है। होता क्या है, देखो ये पूरा साल है, फ्रॉम जनवरी टू ये होगा दिसंबर। फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है आपका? अप्रैल से स्टार्ट होता है। लेकिन ये फाइनेंशियल ईयर को कंसिडर नहीं करते, पहले ये अप्रैल से चलते हैं सितंबर तक। इस पीरियड में जिन लोगों का भी वो होगा ना, क्या एमएससीपी लगना है, तो भी 1 जनवरी को बिठा देंगे आप। 1 जनवरी जरूर नहीं, 1 जनवरी बस जनवरी में बैठ जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा ना, यहाँ पे अप्रैल आएगा, जुलाई आएगा। फिर जुलाई में कब बैठते? जुलाई में दोबारा से बैठेंगे, वो कब बैठेंगे? फ्रॉम सितंबर टू, और नेक्स्ट ईयर फिर जनवरी फरवरी मार्च तक, मतलब घूम के सितंबर टू मार्च तक कब बैठते हैं? जुलाई में। तो जुलाई में निर्धारित किया जाता है, मतलब आगे 3 4 महीने पहले बिठा देती है एमएससीपी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस रिमेन एडमिसिबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट? भाई सस्पेंशन में कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं? एचआरए मिलेगा क्या? बिल्कुल। चाहे सस्पेंशन में तो खुद ही बोला जाता है ना कि आप ड्यूटी लीव नहीं ले सकते, आप अपने हेडक्वार्टर में रहो। और डीएनएस अलाउंस तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसे नहीं कि डीएनएस अलाउंस ही कम कर दिया तो एकदम से तो बेस आपकी इन एंड सैलरी बहुत कम हो जाएगी। सब्सिस्टेंस अलाउंस 50% कर देंगे, फिर डी भी नहीं मिलेगा, तो भाई वो तो बहुत कम होगी ना। तो ये तो दोनों मिलेंगे। क्या आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल सकता? नहीं, क्योंकि आप कहीं जा ही नहीं रहे हो, हेडक्वार्टर को छोड़ के, तो नहीं मिलेगा। समझ लो। तो सी आएगा आंसर। तो बहुत लोगों ने ना डी करके आए थे, तो वो रॉन्ग है। थोड़ा ना लिंक करना स्टार्ट कर दो यार। आई टीच यू फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, और आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। विच कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉई डज नॉट कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल? रिमेंबर वन थिंग, कौन सा नहीं आता? सिविल गवर्नमेंट सर्वेंट आते, बिल्कुल आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक ही बात है। मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस आता है, देखो ये पहले नहीं आता था। ऑल इंडिया सर्विस, देखो ऑल इंडिया सर्विस को ना डिफरेंट क्यों दिया जाता है ना, इसके पीछे एक रीजन है। इन दोनों के ऊपर ना सेंटर और स्टेट दोनों का कंट्रोल होता है। ये सेंटर से भी चलते हैं, स्टेट से भी चलते हैं, मतलब ये सीएम के लिए काम करते हैं और पीएम के लिए भी काम करते हैं। मैं मोटा मोटा बता, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये सब। और पहले ये कंसिडर नहीं होता था केट में, लेकिन केट बेसिकली लाया इनके लिए गया देन आफ्टर ये। लेकिन जो भी हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के लोग हैं ना, उनके ऊपर ये लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता ना, इसके पीछे कंट्रोवर्सी है, और उसके बारे में हम ना जब केट पढ़ेंगे देन आई एक्सप्लेन। व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड फी फॉर फिलिंग एन ओरिजिनल एप्लीकेशन बिफोर द सेंट्रल? 50 रुपए, 50 रुपए का। हाँ सब, क्योंकि हमने ना जो यूपीएससी ईपीएफओ था ना, उसमें पेपर में कुछ धांधली हो गई थी, तो मैंने खुद नहीं भरा था केट के सामने, तो 50 रुपए लिया था। ठीक है, तो इसका आंसर 50 होगा। आपकी जो अपडेटेड वर्जन में 100 रुपीज है, 500 रुपीज है, वो गलत है। बैरी बुक में 500 रुपीज है आई थिंक। सीएस मेडिकल रूल्स आर नॉट अप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? डिफेंस सर्विस पे नहीं होता, क्योंकि उनके लिए अलग से एक मेडिकल सर्विस होती है। गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्न बाय सीजीएचएस, जिसको सीजीएचएस लग रहा है उसको सीएसएमए नहीं लगेगा, जिस पे सीएसएमए लग रहा है उस पे सीजीएचएस नहीं लगेगा। लेकिन एक कंडीशन होती है, मुझे वो बताना कि ओपीडी में अगर आप सीजीएचएस ले रहे हो, और तो आप आईपीडी में आप सीएसएमए ले सकते हो। वो कब कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, कितने साल के बाद में कंडीशन होती है, क्या क्या कंडीशन हो सकती है, फैमिली मेंबर आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, इसके बारे में मुझे कमेंट जरूर करना। जो भी बच्चे पढ़े ना, कमेंट किया करो यार, कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ अबव। ये सारे नहीं है, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस तो आएंगे नहीं। अब देखो आईएएस को क्या मिलती है ना, उसके बारे में बात करेंगे। अंडर सीसीएस सीसीए कॉमन प्रोसीडिंग रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? कॉमन प्रोसीडिंग का मतलब ये हो गया, मान लो कि कुछ 5 दोस्त हैं, ठीक है, एम जोधपुर के 5 दोस्त हैं, एम दिल्ली के 5 दोस्त हैं, और दे आर एओ। और वो क्या किए ना, स्ट्राइक पे चले गए कि भाई हमारा ना प्रमोशन करो एज ए एओ।
स्ट्राइक पे चले गए पांचों, तो पांचों ही क्या नहीं ड्यूटी नहीं आएंगे तो दे विल बी कंसिडर्ड एज लीव। तो वो फिर इन इन लोगों का ना वो डाइज नॉन कंसिडर कर दिया गया, या फिर ना ब्रेक इन सर्विस कंसिडर कर दिया गया। ब्रेक इन सर्विस ही होगा ना, क्योंकि स्ट्राइक पे है। तो ब्रेक इन सर्विस है, फिर ये लोग ना डिसाइड किए कि हम तो किस में जाएंगे, केट में जाएंगे। अब इसमें ये बोला कि सर मेरा इशू ये है, ये भी बोला मेरा भी, ये भी। तो मतलब केट क्या करेगी, एक काम करो यार तुम सब लोग ना 50-50 रुपए लगा दो सब एक साथ, ठीक है, मतलब 50 के 250 रुपए दे दो मुझे, और मैं ना एक साथ सभी की सुनवाई दे दूंगा। तो ये केट ऐसे बोलेगा कि नो, मैं इंडिविजुअल लेवल पे नहीं सुनूंगा कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम, तुम्हारी लगभग सिमिलर प्रॉब्लम है, सो डेफिनेटली आई विल डू वन थिंग, मैं फीस तो लूंगा सबसे, लेकिन आपकी क्या सुन लूंगा, आपकी कॉमन प्रोसीडिंग सुन लूंगा। तो कॉमन प्रोसीडिंग का मतलब है कि जो डेलिंक्वेंट एम्प्लॉइज है ना, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है, उनकी कॉमन इंक्वायरी हो रही है। टू और मोर, दो भी हो सकते हैं, मोर देन टू भी हो सकता है। ए मेरिड सन एजेड 24 ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर मेडिकल फैसिलिटी। किस वजह से नहीं होता, क्योंकि जो मेरिड सन है ना, चाहे वो कितने साल का हो, अगर वो 18 साल का भी होगा ना, तो ही वोंट बी कंसिडर, क्योंकि 18 साल के बाद में आप शादी कर सकते हो एज ए लीगल। मेरिड कितने भी साल का हो, 2 साल का भी अगर बचपन ने शादी कर दी और वो डॉक्यूमेंट्स में मेरिड है, तो ही वोंट बी कंसिडर। सेक्शन 2 में व्हाट एक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनोनिमस कंप्लेंट, तो उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ली जाएगी। तो एक्शन टू बी टेकन आफ्टर वेरिफिकेशन विद अप्रूवल, नो कंप्लेंट शुड नॉट बी एंटर, नो एक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन, कोई भी एक्शन नहीं होगी। ये सीसीएस आपका डिसिप्लिन रूल्स में आती है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एम्प्लॉय एनी चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, ये बहुत फेमस है, ये जरूरी नहीं कि आपको सीसीएस रूल आए, जो भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन लगाओ, ये तो आंसर, ये क्वेश्चन तो सही होगा। In the Central Secretariat Manual of Office Procedure, the abbreviation FR stand for Phrase Receipt। क्या होता है Phrase Receipt, PCU, इनके बारे में हम जब पढ़ेंगे तब we'll discuss। According to the CSMOP, how many times in day is take normal discipline section thrice? इसका आंसर ट्वाइस नहीं होगा, यहाँ पे गलत है, ये होगा थ्राइस। कब कब होता है, एक 11 बजे, एक 2 बजे, एक 4 बजे, ठीक है। ये ऐसे आपको याद होना चाहिए दिमाग में, मैं आज से 2-3 साल पहले पढ़ा था और मुझे आज भी याद है। Which category of employees come under the jurisdiction of the Central Administrative Tribunal? कौन कौन आता है सेंट्रल, मैं पहले बोलता ऑल इंडिया सर्विस वाले आएंगे, स्टाफ ये तो नहीं आएंगे, आर्म फोर्स वाले नहीं आएंगे, नन ऑफ दो। तो मैक्सिमम लोग नन ऑफ अबो लगा के आए थे, क्योंकि ये वापस रिपीट हुआ था, उन्होंने डबल दिमाग लगा लिया कि अच्छा उसमें ऑल इंडिया सर्विस आया तो इसमें तो नहीं होगा, तो लेकिन ऑल इंडिया सर्विस आएगा ही आएगा। दोनों का सेम लगभग सेम क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड फी फॉर फिलिंग एन ओरिजिनल एप्लीकेशन बिफोर द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव, ये दोबारा से रिपीट हुआ है। कैसे रिपीट हुआ है, मैं 100 से नहीं, मैं बोला था ना आपको 105 क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवाऊंगा 100 की जगह पे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसको यू कैन लीव इट। सीएस मेडिकल नोट एप्लीकेबल, ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट दिस। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। मेडिकल एडवांस अंडर सीएसएमए रूल्स इज पेड टू हुम ऑन रिसिप्ट ऑफ एस्टिमेट फ्रॉम द ट्रीटिंग फिजिशियन और मेडिकल सुपरिटेंडेंट। होता क्या है ना कि मान लो कि ये आप वेंटिलेटर पे लेटे हो, ये आपका डॉक्टर है, और ये आपके फैमिली मेंबर ना लेटा हुआ है उस, अब आप क्या किए ना, आपको एडवांस लेना है, कहाँ से, सीजीएसएस से। तो आप क्या करोगे, जो भी ट्रीटिंग या सुप्रिटेंडेंट, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट या ट्रीटिंग फिजिशियन है, उसके पास जाओगे और आप कहोगे कि ना आप मुझे बता दो कि हमारे फैमिली मेंबर के लिए ना कितना रुपये खर्चा आएगा। ये लिख दिए कि भाई हाँ भाई 10,000 से ज़्यादा खर्चा है, 10,000 से ज़्यादा खर्चा है ना, तो ये एडवांस देगा ना, ऐसे थोड़ी ना है। सीएसएमए में पढ़ना, अगर आप याद कर सकते हो, मुझे तो याद है, आपको याद है कि नहीं बताना, क्या मैं सही हूँ, 10,000 या 20,000, मुझे एग्जैक्ट नहीं है, बट लगता है मुझे 10,000 ही रुपये है। तो ये जाएगा कि हमारे हमें एडवांस का लिख दो, तो ये एडवांस या तो ये ट्रीटिंग फिजिशियन लिखेगा या मेडिकल सुपरिटेंडेंट लिखेगा कि आपके लगभग कितना खर्चा आ सकता है इसका ट्रीट, मतलब कैंसर है तो आप लिख दिए कि 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तो उसके बाद में ये, तो इसका आंसर क्या होगा, द कंसर्न हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो जिस हॉस्पिटल में जाएंगे वो उसके थ्रू तो जाएंगे ना, जिस हॉस्पिटल में आपका इलाज हो रहा है उसके मेडिकल सुपरिटेंडेंट और ट्रीटिंग फिजिशियन होंगे, ऐसे नहीं कि जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर होंगे वो। अंडर सीसीएस सीसीए रूल कॉमन प्रोसीडिंग रिफर टू, मैंने पहले बता दिया क्वेश्चन है ना, ड्यूरिंग सस्पेंड विच अलाउंस एडमिशन, मैं बता रहा हूँ 5-6 क्वेश्चन आएंगे। द फाइनेंशियल अपग्रेडेशन एमएससीपी स्कीम नॉट एप्लीकेबल टू, किसके लिए, ऑर्गेनाइज ग्रुप ए, पहले आता था ऑर्गेनाइज ग्रुप ए पे तो होता ही है, बी पे भी होता है, सी पे भी होता है, डी पे भी होता है, डी को कंसिडर नहीं किया। ऑर्गेनाइज ग्रुप ए पे नहीं होता है। ऑर्गेनाइज ग्रुप ए का मतलब क्या होता है बताना तो मुझे, ठीक है, पहले आता था ये अब नहीं आता, क्यों नहीं आता बताना मुझे, और ये कमेंट करना, जो भी बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा होगा डेफिनेटली ही विल कमेंट।
ए मेडिसन एज, ये ऑलरेडी, which how many years of qualifying service can be government compulsory retire the government servant in public interest under 15(6)(j) के, एक एक FR रूल 43 के अंदर भी रिटायरमेंट होते हैं, वो कौन सा होता है बताना मुझे कमेंट में करके। देखो तो 30 साल इसका आंसर, सीधी सीधी बात है भाई। कंपल्सरी रिटायरमेंट की बात करें तो वो 30 ईयर्स के बाद में कर सकते। द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इंडिया वाज एस्टेब्लिश अंडर विच एक्ट, 1985 के अंदर बना था, कैट। कैसे याद रखोगे, ये जो कैट लाया था ना, ये कौन लाया था अपने, राहुल गांधी के पापा, आरजी के पापा, जिनका नाम था आरजी, राजीव गांधी, तो 1985 में बने थे। Who will chair the internal committee for the prevention of sexual harassment at the workplace under post provision? देखो मैंने पहले बताया पोस्ट प्रोविजन में क्या होती है ना, कि एक जो वीमन होगी ना वो हमेशा क्या करेगी, चेयर करेगी। अब एक चीज बता दूं मैं, मान लो कि जो डेलिंक्वेंट ऑफिसर जिस पे आरोप लगाया है एक औरत ने कि मेरा रेप कर दिया है ना, चाहे वो ना एचओडी क्यों ना हो, वो आदमी अगर उसके अंडर काम करने वाली औरत है वो भी चेयरमैन बन सकती है। तो कोई भी सीनियर वीमेन होगी जो सब्सटेंटिव ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होगी, जरूरी नहीं कि वो इससे बड़ी हो या छोटी हो, सब्सटेंटिव ऑफिसर होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन सीनियर होनी चाहिए, वीमेंस में सीनियर होनी चाहिए। इनमें एक एनजीओ की भी लेडीज आती है, एक दो SC ST कैटेगरी के लोग आते हैं, वो कब आते हैं, कौन सी कमिटीज बनती है, लोकल कमेटी किसको बोलते हैं, ये मुझे बताना चाहिए। विद इन what time period must an aggrieved woman make a complaint of sexual harassment at the workplace under the post act? Of course इसका 90 days from the date of incident या 30 days from then, इस मेरे हिसाब से 30 days होता है, बट बताना मुझे 90 डेज में कर सकते हो, 3 मंथ, ऑफ कोर्स 90 डेज, 90 डेज ही आंसर होगा, 3 मंथ का मतलब वो होता है 90 डेज। अब मेरे को एक बात बताओ कि उस लेडीज के साथ ना एक ऑफिसर है, ये उसके साथ मोलेस्टेशन करता है आज से 10 महीने पहले, ठीक है, फिर करता है 15 महीने पहले, क्वेश्चन आ सकता है आपके, और उसके बाद में ना अभी 7 महीने पहले करते, तो उसको ना कब तक कंप्लेंट करवा सकती है ये बताना, ठीक है। 3 महीना ही होगा या फिर ज्यादा महीने मिलेंगे, कितने महीने मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स इज नॉट ए राइट लीव फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट? ऑल राइट कोई भी नहीं है, चाहे कैजुअल हो, अर्न लीव हो, कमिटेड लीव हो, आपका राइट कोई भी लीव नहीं है, सीधी सी बात है। अगर आप जब 1972 का लीव का अगर जैसे ही आप PDF डाउनलोड करोगे तो पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है, लीव इज नॉट कंसिडर्ड एज ए राइट, दिस इज नॉट राइट, ये आपका अधिकार नहीं है कि आपको छुट्टी देंगे। मान लो कि इंपॉर्टेंट काम है तो गवर्नमेंट रोक सकती है, लेकिन कम्यूटेशन क्या राइट है या नहीं ये बताना मुझे। कम्यूटेशन करवाना मतलब लीव को कम्यूटेट करवाना, या फिर एक बात बताओ, इंकेशमेंट राइट है क्या, लीव का इंकेशमेंट करवाना राइट है कि नहीं। दो कंडीशन होती है, कभी राइट है और कभी नहीं है, कब नहीं है कब है, ये स्वामी पढ़ने वालों को या फिर बहरी पढ़ने वालों को नहीं पता, ये PDF पढ़ने वालों को पता है। According to the CCA rule 1965, when must the disciplinary authority forward an appeal to a higher appellate authority? इसका कोई भी टाइम नहीं गिवन है, तो वी विल कंसिडर विदाउट एनी ऑर्डर डिले। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन कब, 2025 के जनवरी में भी आया था और अगस्त में भी आया था, इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन मिला के जरूर जाना, क्वेश्चन डेफिनेटली होंगे। और आके थैंक्स जरूर बोल देना यार, एक तो तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो और थैंक्स नहीं बोलते, कमेंट बिल्कुल नहीं करते, लाइक मत करो, कमेंट किया करो ताकि मुझे पता चले भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। As per the provision of CSMOP 2022, which of the following is the recognized medium for recording rough communication within an office? Definitely note, नोटिंग ही क्या होता है, रफ कम्युनिकेशन का काम होता है, ना कि ड्राफ्टिंग। अकॉर्डिंग टू CSMOP 2020, which option best describe the practice of docketing? डॉकेटिंग क्या होता है, मान लो कि जब आपकी फाइल्स ओपन करते हैं ना तो एक लेफ्ट साइड और राइट साइड में होती है, डॉकेटिंग क्या होती है मुझे बताना। इसमें क्या होता है ना कि हम ना जो सीरियल वाइज नंबर एंट्री करते हैं, नोट पोर्शन फॉर ईच रिसिप्ट और इश्यूज, क्या क्या रिसिप्ट हुए क्या क्या इशू हुए, तो वो जो सीरियल वाइज है ना कि भाई 1 2 3 4 जब नंबरिंग देते हैं इश्यूज में, उसको ये ऐसा ही डिफरेंस में आता है। ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत बड़ा था ना, इसको मैं शॉर्ट में बना के प्रोवाइड किया। सेक्शन 4 में क्या क्या क्वेश्चन थे, अकॉर्डिंग टू CSMOP रूल, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द CRU फैसिलिटी सेक्शन ऑफ द रिसीविंग सेक्शन? देखो रिसीविंग सेक्शन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रिसीविंग ऑफ डेक या डायरेक्टाइजिंग ऑफ डेक ये बताना। बेसिकली क्या है ना कि अगर CSMOP में देखोगे तो रिसीविंग ऑफ डेक
रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर आप बहरी बुक्स पढ़ते हो तो डायराइजिंग ऑफ डेक, बहरी या फिर मेरे हिसाब से ना वो है क्या, ना भी बुक, उसमें डायराइजिंग ऑफ डेक आंसर है। तो इसके आंसर में आई एम कंफ्यूज। In the Central Secretary Manual of Office Procedure, a PUC is a paper on receipt currently under consideration. What does PUC? देखो ये क्वेश्चन ऐसा था ना जिसमें क्वेश्चन में ही आंसर था पेपर और रिसिप्ट करंटली अंडर कंसिडरेशन, तो पेपर अंडर कंसिडरेशन विल बी द आंसर। ये मात्र ऐसा क्वेश्चन था जिसका आंसर क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया गया था, तो इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। If an order under CCSCC rule is issued by the President of India, to whom can a government servant prefer an appeal? अगर प्रेसिडेंट ही दे दिया तो किसी को भी नहीं कर सकते। क्या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? देखो सुप्रीम कोर्ट में कंडीशन होती है कब जा सकता है, जब प्रेसिडेंट दे देता है। वो कौन सी कंडीशन होती है कमेंट में बताना, बाकी किसी भी मामले में नहीं दे सकती। यहाँ पे एक्सेप्ट लिख के रखा होता ना तो बाकी आंसर होगा नन ऑफ अबव। प्रेसिडेंट का कभी भी अपीलेट नहीं कर सकते। कोई सोचेगा यार सुप्रीम कोर्ट में तो कर ही सकते, नहीं भाई। प्रेसिडेंट की जो पदवी होती है ना वो आपके पार्लियामेंट से बड़ा होता है, पार्लियामेंट का ही हिस्सा होता है वैसे। उसके बाद में आपके पार्लियामेंट के दोनों पार्ट्स होते हैं, चाहे वो आपके लोकसभा हो, चाहे आपका राज्यसभा हो, चाहे आपकी जुडिशरी हो, यानी कि क्या हो, आपकी सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे आपकी ब्यूरोक्रेट्स वाले एग्जीक्यूटिव बॉडी हो जिसमें ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं आपके आईएएस सेक्रेटरी लेवल के, ये सारे प्रेसिडेंट के अंडर रहते हैं। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सन और फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया who has the absolute authority to exercise review power over an order passed under the CCR। प्रेसिडेंट से ऊपर कोई नहीं है, तो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, तो ऑफ कोर्स दैट विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु वर द फाउंडर ऑफ एप्पल? ओ हो गया ना अपन। अंडर सीसीएस रूल डाइज नॉन स्टेटेड एज, इसका आंसर क्या होगा? लीव बट विदाउट पे, लीव विदाउट सैंक्शंस, नॉट लीव बट विद फुल पे, लीव विद फुल पे। देखो डाइज नॉन और हर बच्चे को डाइज नॉन और ब्रेक इन सर्विस और ईओएल, इन तीनों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मैं आपको समझाने नहीं बैठूंगा, इन तीनों का कंसेप्ट अच्छे से पढ़ जाना। एक दूसरे में इंटरमिंगल हो सकते, कब नहीं होते कब होते इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसको लीव कंसिडर करते हैं, लेकिन इसमें पे नहीं दिया जाता। एक ये क्या लीव विदाउट सैंक्शन है, क्या ये विदाउट सैंक्शन को कंसिडर कर सकते हैं, ये बताना मुझे ना। इसका आंसर ये होगा, ये इसमें विदाउट सैंक्शन कब आएगा? जब ब्रेक इन सर्विस आएगा तब आएगा या नहीं? डाइज नॉन का मतलब ही आपने सैंक्शन नहीं लिया या परमिशन नहीं ली या इंटीमेशन नहीं दिया, इन दोनों के फर्क से ये सैंक्शन नहीं हो। इसके पीछे ना एक बड़ा अच्छा लॉजिक है, हम ग्रुप में एक बार में बताऊंगा कि इसमें सैंक्शन क्यों नहीं होगा, विदाउट पे होगा। अकॉर्डिंग टू द सीसीएस लीव रूल, डाइज नॉन कैन बी डिडक्ट फ्रॉम विच टाइप ऑफ लीव? एचपीएल से भाई, एचपीएल से डिडक्ट होगा, ना कि सीएल। सीएल से तो कुछ भी डिडक्ट नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट कंसिडर्ड एज योर लीव। Which of the following category of employee are excluded from the purview of CES medical attendance rule? रेलवे एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट के जो सर्वेंट्स होते हैं ना वो डेपुटेशन पे आते हैं। जैसे मान लो कि राजस्थान के जो आरजीएचएस के अंदर आते हैं, अगर दे आर डेपुटेटेड ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट ना, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गए वो, तो क्या उनके ऊपर सीएसएमए लागू होगा? आप कहोगे नहीं लागू होगा। अब मैं बताऊं कैसे। मान लो कि आरजीएचएस का बंदा है, राजस्थान का बंदा है, और उसका छत्तीसगढ़ मिल गया, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में तो आरजीएचएस नहीं चलता होगा, और छत्तीसगढ़ वाले देंगे नहीं, सीजीएचएस देंगे नहीं। सीजीएस, यहाँ सीजीएचएस का मतलब सेंटर नहीं है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, ठीक है यार। हमने जो एग्जाम्पल भी कंसिडर किया ना वो सी स्टार्ट किया, तो सीएसएमए या सीजीएचएस, तो इस बंदे को सीजीएचएस के अंदर तो आएगा ना, सीएसएमए तो दे ही सकते हैं ना, तो स्टेट गवर्नमेंट वाला कंसिडर होता है। प्रोबेशनल को मिलेगा भाई, 2 साल का प्रोबेशन है, आप बीमार नहीं हो सकते हो ना। आप ज्वाइन किए कल एम्स दिल्ली में ज्वाइन कर लिए, और परसों ही आप बीमार हो गए, तो क्या 2 साल तक आपको मिलेगा ही नहीं? सीएसएमए का फायदा मिल जाएगा दूसरे दिन। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, ऐसे तो है नहीं कि आप रिटायरमेंट हो रहे हो तो आपको भगा देंगे। आप एलपीआर में भी अगर बीमार हो गए तो मिल सकता है सीएसएमए। तो इसका सिर्फ आंसर होगा रेलवे एम्प्लॉइज। हु अपॉइंट द प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर एज ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट? एएमए कब कौन कर सकता है? एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। क्यों? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कब करते हैं ना, ये भी करते हैं। कब करते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट में बताना। एक कंडीशन दे देते हैं, जब कमेंट करके बताना जरूर। एक कंडीशन होती है जब एचओडी ना करके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर करती है। मेडिकल काउंसिल कर सकता? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? स्टेट हेल्थ मिनिस्टर नहीं कर सकता, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट वाले की तो चलती नहीं ना भाई, सेंटर की जॉब है।
पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ एन आर्टिफिशियल अप्लायंसेज अंडर सीएस मेडिकल अटेंडेंस रूल इज मेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू। मान लो जयपुर फुट जानते हो आप, जयपुर फुट, व्हाट डज मीन बाय जयपुर फुट, जिसकी टांगे टूट जाती है ना, मैं एकदम रफ लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। तो ऐसे फुट मिलता है उनको, अगर आपने देखा हो, ठीक है, पेड टाइप का होता है जिसमें ये जूते में पहन सकते हो, इसको जयपुर फुट बोलते हैं। ये आर्टिफिशियल अप्लायंसेज है या कोई भी अप्लायंसेज है, किसी की टांगे टूट गई और वो हॉस्पिटल में जाता है, तो जो पैसा दिया जाएगा ना, पेमेंट फॉर परचेज, वो किसको दिया जाता है? इस आदमी को दिया जाएगा या फिर ये जयपुर फुट बनाने वाली कंपनी जयपुर फुट को दिया जाएगा। जयपुर फुट की कंपनी का नाम मान लो जयपुर सी है, जयपुर सी को दिया जाएगा। तो ये हमेशा जाएगा सप्लाइंग एजेंसी, क्योंकि इसको तो फ्री मिलेगा ना, और फ्री का पैसा कौन देगी? गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट किसको देगी? इस आदमी को देगी क्या? नहीं, सीधी ये कंपनी को देगी। क्यों? क्योंकि ये तभी बना के देगी, पहले आप पैसे दो। मान लो जयपुर फुट तो अवेलेबल है, मान लो आपके बहुत खतरनाक बीमारी हो गई कि आपको दिखता ही नहीं, जब हार्ट में आपको ना एक ऐसी इश्यू हो गई, आर्टरी आपकी ब्लॉक हो गई, और एक ऐसा नया ही टाइप का ना ब्लॉक होने वाला ना एक अप्लायंसेस बनाना है, ठीक है, अप्लायंस बनाना है, और वो अप्लायंस अभी तक बनानी है, ठीक है। आप किसी कंपनी को बोले, ये कंपनी है सी, इसको बोलो कि यार हमारे ना एक पेशेंट है, उसको अप्लायंस की जरूरत है, तो आप बना दो। तो कंपनी क्या करेगी? भाई बनाऊंगा कहाँ से, पैसे तो दो। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? पहले इसको ही पैसे दे देगी कि कितने लगेंगे वो बना दो, और उसके बाद इसको दे दो। तो याद करने का तरीका हो गया, सप्लाइंग एजेंसी ही होगी आंसर, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, अगर टाइम मिला ना तो नेक्स्ट ईयर से बहुत डेप्थ में आपको पढ़ाया जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। When did the सेंट्रल सर्विस मेडिकल रूल्स कम इनटू फोर्स? 1944। इसके पीछे भी लिंक है, कब है? 1942 से क्या लिंक होता है? 1922 में क्या आया था? FRSR कब आया था? ये रिमेंबर, ये कमेंट में बताओ। विच रूल डिफाइंस द टर्म ट्रीटमेंट अंडर सीएस मेडिकल रूल्स? अब ये चीजें याद रखना बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है। अब देखो, सीएस मेडिकल रूल में ना आपको ABCDEFGHIJ के तक है। ये क्या क्या आता है, इनको आपको रटना पड़ेगा। जब CSMA का आप 1944 का मैं जो मटेरियल प्रोवाइड करवाया ना, जो PDF प्रोवाइड करवाया है, उसमें से सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, ए से लेके के तक आपको याद रहना ही चाहिए, क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? रूल 2H में ट्रीटमेंट के बारे में बात किया जाता है। इसमें कुछ सप्लाई एजेंसी के बारे में बात किया जाता है, वो डी में किया जाता है, के में किया जाता है, बताना मुझे ना, देख कर बताना। व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड एज ऑफ एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विस? 40 साल। 40 साल के बाद में ना हर गवर्नमेंट ऑफिसर ना 40 साल के बाद हर गवर्नमेंट ऑफिसर्स हर साल चेकअप करवा सकते हो, मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बात बताओ, बी ऑफिसर को कब मिलता है और सी ऑफिसर को कब मिलता है, ये बताना मुझे। ये CSMA के PDF में मिलेगा, लेकिन आपको ना तो आपको बहरी में मिलेगा, ना ही आपको नाभि में मिलेगा, ना ही आपको स्वामी में मिलेगा, लेकिन PDF में मिलेगा। अगर आपने PDF नहीं पढ़ा और आ गया तो भाई देने पड़ जाएंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बेसिक पे प्लस नॉन प्रैक्टिस अलाउंस? अगर तो कितना रुपया हो सकता है? 2,37,000 रुपए जा सकते हैं। अगर मान लो कि नॉन NPS नहीं आता तो 2.5 लाख होता है, या कितना आता? 1.5 लाख होता है, 1,75,000 होता है, मुझे बताना, ठीक है। दोनों की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकती, 2,37,500 रुपए से ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है। रिकंड का मतलब क्या होता है? रिकंड का मतलब ये बार बार आएगा आपके पास। रिकंड का मतलब होता है कैलकुलेशन, कैलकुलेट आता होगा आप लोगों को, मेरे से तो इंटेलिजेंट। बिफोर पासिंग फाइनल ऑर्डर्स इन डिसिप्लिनरी केस हु डिसाइड वेदर द चार्ज आर एस्टेब्लिश्ड? देखो, मान लो कि आप डेलिंक्विट ऑफिसर हो, जिसपे चार्ज लगाया गया है, आपके ऊपर आरोप है कि आपने मिसयूज किया है, करप्शन किया है, और यहाँ पे इंक्वायरी ऑफिसर आ गया। पहले डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बैठेगी, जो इंक्वायरी ऑफिसर लाएगा, और एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर होगा, और एक आपका भी कोई कोर्ट वाला बंदा होगा, या आप खुद भी हो सकते हो, जिसको डेलिंक्वेंट ऑफिसर बोला जाता है, चार्ज ऑफिसर भी बोल सकते हो। इंक्वायरी ऑफिसर दोनों की बात सुनी, और उसके बाद में ना एक फाइनल वर्डिक्ट दिया, ऐसे बोला कि हाँ भाई ये कन्विक्टेड है, ये आदमी ना घोटाला तो किया है। तो क्या यही इसको पनिशमेंट देगा? कि नहीं भाई, स्टेबलाइज्ड कब होगा? ये एक बार फाइनल दे देगा, फिर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ना एक बार चेक करेगी कि जो आईओ ने जो जो चीजें देखी है ना, क्या वो कंपाइल करती है विद योर कॉन्स्टिट्यूशन।
आर्टिकल नंबर 309 जो कि प्रोसीजर के बारे में बात करता है, क्या इसको कंपाइल कर पा रही है कि नहीं पा रही है? क्या जितने भी चार्ज ऑफ आर्टिकल्स थे उनको कंसिडर किया जाए कि नहीं? चार्ज ऑफ आर्टिकल्स क्या क्या है इसके बारे में ना 2025 के जनवरी वाले में जो MCRE 3 लगा था ना उसमें आया था क्वेश्चन। क्या ये इंक्वायरी ऑफिसर ने प्रोसीजर अच्छी तरह से फॉलो किया? क्या हम इसको अब जो ऑनरियम और फी देंगे वो क्या कंसिडरेबल है? उसके बाद में ही वो स्टेब्लिश कर सकते हैं, और वो किसके हाथ में? हमेशा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के हाथ में। रिमेंबर वन थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। और who has the revisionary power to review any order, including an order of exoneration under CCS CCA rules? तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉरवर्ड एंड अपील टू द अपीलेट ऑथोरिटी बाय अथॉरिटी विच विदाउट एनी अवॉइडेबल टाइम? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। नाउ क्वेश्चन नंबर 1778, what is the prescribed time limit for issuing sanction for prosecution of a government servant? उसका आंसर क्या होगा? 3 मंथ्स है। ये रिमेंबर वन थिंग, होता क्या है कि सैंक्शन, मान लो कि आईओ ने ना चार्ज लगा दी और बता दिया कि हाँ ये जो चार्ज ऑफिसर है ना ये कन्विक्टेड है, तो जब आईओ अपनी रिपोर्ट जो सबमिट करवा देगा उसके बाद में 3 महीने ही मिलेगा आपको, 3 मंथ्स मिलेगा कि डिसिप्लिनरी जो अथॉरिटी है ना उसको उस पर सैंक्शन लगाने पड़ेंगे कि क्या उसको आप ड्यूटी से हटा रहे हो, क्या सस्पेंशन में, या फिर उसको क्या पेनल्टी लगेगी। तो वो 3 मंथ्स का टाइम दिया जा सकता है, 6 महीने का नहीं। 18 महीने का कब दिया जाता है, 6 महीने का कब दिया जाता है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताओ। इन वन कंटिन्यूएशन स्ट्रेच व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ डेपुटेशन अलाउड? 5 साल या 7 ईयर्स। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत कंट्रोवर्सी के साथ घिरा हुआ है। होता क्या है ना कि बेसिकली डेपुटेशन 3 ईयर्स का होता है, ठीक है। उसके बाद में 2 ईयर्स तक वो स्ट्रेच मतलब एक्सटेंड किया जा सकता है, तो 5 ईयर्स का हो जाता है। लेकिन उसके बाद में ना मिनिस्ट्री की मतलब पावर लगा के 2 ईयर्स तक और किया जा सकता है, तो ये हो जाता है 7 ईयर्स। तो इसका आंसर वैसे तो मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए 7 ईयर्स, बट कंटिन्यूअस स्ट्रेस बोला था इसका आंसर 5 ईयर्स होगा, लेकिन ये कंट्रोवर्सी के बेसिस पे है, तो ये क्वेश्चन को आप अभी होल्ड करो। इसका व्हाट विल इज द आंसर, आई विल टेल यू इन ग्रुप। What is the mandatory cooling off period after every deputation on foreign service for secretary and below level officer? That is 3 years। 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। एक बात बताओ मुझे, जो आपके सेक्रेटरी होते हैं ना, जो मान लो मिनिस्टर है, ठीक है, मिनिस्टर है, आप होम मिनिस्टर, आपके जो अमित शाह जी है, उसके अंडर जो पर्सनल सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल सेक्रेटरी या पीए वगैरह ये लोग हैं, इन लोगों का कूलिंग पीरियड क्या है? इन लोगों का अलग कूलिंग ऑफ पीरियड है, और कुछ कंडीशन गिवन है कितने साल का इसमें गैप होना चाहिए मैंडेटरी, ये बताना। डेपुटेशन की बेसिस पढ़ लिया ना आपने? आंसर जरूर बताना कमेंट में। सेक्शन 5 पे क्वेश्चन 81 से, अंडर द सेंट्रल सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील, मैं जानबूझ के लिखा हूं क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CCA इन 2023, इसलिए मैं इतनी मेहनत एक्स्ट्रा किया हूं। द टर्म्स कॉमन प्रोसीडिंग रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, तो a common inquiry conduct against 2 or more delinquent on misconduct connected misconduct. The financial upgradation under the modified assured pay scheme is not applicable to which category of employee organized? Already we have discussed. Under the Central Service 1994 merit 24 hours because ये consider by during the period of suspension which allow, already we have discussed। बार बार रिपीटिशन हो रहा है, शायद मैंने ना कुछ क्वेश्चन मिस कर दिया। मेरे पास पूरे 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन है, लेकिन मैं बार बार ना बोल रहा हूँ ना यार, जल्दबाजी में आप लोगों को आफ्टर ड्यूटी आके ही आपको क्वेश्चन बना के तुरंत अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं वो क्वेश्चन उठाने की जगह पे रिपीट कर दिया, मुझे लगा है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कम अंडर द प्रू ऑफ दिस रूल, तो ऑल ऑफ अबव आएगा। सेंट्रल सर्विस स्टेट ये भी आएगा। अगेन आई हैव रिपीटेड, हाँ ये क्वेश्चन इज मेंशन द मैक्सिमम पीरियड अप टू विच एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मस्ट बी रिव्यूड आफ्टर बिकम इफेक्टिव 90 डेज के बाद में आपको रिव्यू करना पड़ेगा। 48 आवर्स की कंडीशन आती है एक, वो कब आती है? अगर वो डिटेंशन में रहता है कंटिन्यूअस 48 आवर्स तक। ये क्वेश्चन आया था, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक और बात बताना, रिव्यू कब नहीं किया जाता है? मान लो 90 डेज से अबो चला जाता है, और रिव्यू कब नहीं किया जाता है ये ना कमेंट में बताना। देखो कमेंट में बताने से क्या ना पता चल जाएगा कौन बंदा कितनी तैयारी में है, ठीक है। विद इन हाउ मेनी ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस इन गवर्नमेंट कंपल्सरी 30 ईयर्स।
द कैलकुलेशन ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस ड्यूरिंग सस्पेंशन गवर्न्ड बाय विच रूल, ये रूल नंबर 53 होता है। अब आप सोचोगे कि यार सर सीसीए रूल में भी तो सब्सिस्टेंस अलाउंस के बारे में लिखा गया है। रिमेंबर वन थिंग, कैलकुलेशन में और अबाउट डेफिनेशन में दोनों में डिफरेंस है। देखो रूल नंबर 10 में ना, जो सीसीए के, उसमें सस्पेंशन की बात होती है। सस्पेंशन के साथ ना ये भी बोला जाता है कि जो आपको सब्सिस्टेंस अलाउंस है ना वो मिलता है, लेकिन उसमें कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि इसका कैलकुलेशन होता है। तो इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है कि कैलकुलेशन जब भी वर्ड आए देन डेफिनेटली यू हैव टू गो फंडामेंटल रूल 53। लेकिन जहां पे भी सब्सिस्टेंस अलाउंस की बात है तब डेफिनेटली दिस विल बी द रूल नंबर 10। फंडामेंटल रूल नंबर 54 में सब्सिस्टेंस अलाउंस की जिक्र होती है, तो क्या है वो, किससे रिलेटेड है, क्या जिक्र होती है, कैलकुलेशन की बात होती है, जिसको रिकॉर्डिंग बोलते हैं, या फिर उसमें कुछ कंडीशन लगती है, ये मुझे बताना। 54 में भी कुछ ना कुछ तो सब्सिस्टेंस अलाउंस का चीज है, ये कमेंट में बताना पढ़कर। इसलिए बोलता हूँ पीडीएफ इज वेरी मैंडेटरी। बाय हाउ मेनी मैक्सिमम पीरियड एट टाइम वन कैन सस्पेंशन ऑर्डर बी एक्सटेंडेड अप टू 180 डेज। देखो 180 डेज के बियॉन्ड भी एक्सटेंड किया जा सकता है। वो कंडीशन में 2 और 3 कंडीशन है, 1 कंडीशन 2 कंडीशन 3। तीनों कंडीशन को ना आप कमेंट में जरूर डालना, पक्का। जो भी बच्चा डालेगा इसको स्पेशली मुझे लगेगा कि वो बंदा है काम का। A government servant shall be deemed to be under suspension if he is detained in custody more than 48 hours। सबको रटा हुआ है। While a government servant is under suspension, which of the following compulsory deduction are made from the subsistence allowance? ये जो कंपल्सरी, देखो 3 कंडीशन होती है, नो डिडक्शन, ठीक है, एक होती है कंपल्सरी डिडक्शन और एक होती है ऑप्शनल। तीनों कंडीशन होती है, तो इसमें कंपल्सरी डिडक्शन बोला जाता है। तो कंपल्सरी डिडक्शन क्या होगी, इनकम टैक्स और सीजीएचएस प्रीमियम। सीजीएचएस प्रीमियम कंपल्सरी क्यों होती है, मैं इसके पीछे रीजन बता दूं। अब सीजीएचएस आपको तभी मिलता है जब हर मंथ आपकी पैसा जा रहा हो। मान लो आप सस्पेंशन में हो और आपके फैमिली मेंबर ना बीमार हो जाए, ठीक है, फैमिली मेंबर क्या हो जाए, बीमार हो जाए, तो अगर आपने उस महीने का सब्सक्रिप्शन नहीं दिया ना तो फैमिली मेंबर का इलाज नहीं होगा अंडर द सीजीएचएस। तो चाहे आप सस्पेंशन में हो तो भी सीजीएचएस प्रीमियम जरूरी। इनकम टैक्स क्यों, क्योंकि इनकम टैक्स तो आपके डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड ही नहीं है ना, वो तो मिनिस्ट्री ऑफ, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है फाइनेंस के अंडर आती है, वो लेगी ना। वो आप मान लो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर वेलफेयर में आ रहे हो, मान लो आप आईसीएमआर में वर्क कर रहे हो, आप तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आते नहीं हो। उनको कोई मैटर नहीं कि आप सस्पेंशन में हो नहीं हो, आपका तो पैसा कटेगा भाई, चाहे आपको आधा पैसा मिले, चाहे 1/4 मिले, चाहे 1/2 मिले, चाहे आपको 2 रुपए मिले, वो तो इनकम टैक्स लेंगे। तो ये तो मैंडेटरी है, समझ लो ना। तो ये आंसर होगा। पेंशन कंट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा, वो तो आप पे है, मैंडेटरी है, वो कंपल्सरी नहीं, ऑप्शनल है कि नहीं है, क्या मैंडेटरी नहीं है वो। विद इन हाउ मेनी डेज कैन अ डेलिंक्विट गवर्नमेंट सर्वेंट सबमिट एन अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी? इसका आंसर होगा 45 डेज में। 50 डेज का टाइम होता है, 15 देन 15 देन 15, और ऐसे मिलकर टोटल 45 डेज होता है। 15 में क्या होता है, देन 15 नेक्स्ट 15 डेज में क्या होता है, नेक्स्ट 50 डेज में क्या होती है, तीनों के अलग अलग कंडीशन, तीनों को जोड़ने पे 45 डेज आते हैं। बताना, ठीक है, ये नहीं पड़ेगा मुझे बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेनल्टी अंडर द सीसीए रूल्स? क्या सस्पेंशन एक पेनल्टी नहीं है भाई, यही आंसर होगा। सेंसर्स है बिल्कुल, माइनर पेनल्टी। विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट 2 टाइप की होती है, विद कम्युनिटिव, विदाउट कम्युनिटिव। पेक्यूनरी पेनल्टी, ऑफ कोर्स पैसा ही कट रहा है तो भाई आपको पेनल्टी लगाया, क्या पता आपको 5 लाख की लगा दे तो वो मेजर पेनल्टी में चल रही। मुझे एक बात बताओ, पेक्यूनरी पेनल्टी विल बी कंसिडर्ड एज मेजर पेनल्टी और माइनर पेनल्टी, और कौन सी कंडीशन में होती है, कितने रुपए के लिमिट के बाहर वो मेजर कंसिडर होगी और नहीं होगी, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज मेजर पेनल्टी अंडर सीसीएससीसी रूल? बिल्कुल, रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे। इसमें ना जब आप कोई भी बुक पढ़ोगे और पीडीएफ पढ़ोगे तो ये कंडीशन बहुत ध्यान से पढ़ना। मुझे लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इसमें से क्वेश्चन आएगा 100%, कि लोअर स्टेज टाइम स्केल में और लोअर स्टेज सेम स्केल में, लोअर स्टेज इन इंक्रीमेंट कंडीशन में 3 से 4 कंडीशन गिवन है। ये जब ट्रांसफर पे लोअर कंडीशन किया जाता है या डेपुटेशन पे काम कर रहे हो और उस टाइम पे आप पेरेंटी लगे तो कैसे कैसे वो वेरी करेगा, परमिशन किसकी चाहिए, पेरेंटल डिपार्टमेंट की चाहिए नहीं चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। द प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टीज अंडर सीसीएल रूल, आर्टिकल 14 ऑलरेडी ऊपर दिया गया था और उसको उठा के दे दिया।
Before passing final orders in disciplinary case, who consider the inquiry report and representation of charge officer? कौन करता है? डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी करती है इंक्वायरी. हु कंसिडर द इंक्वायरी रिपोर्ट्स. इंक्वायरी रिपोर्ट कौन कंसिडर करेगा और चार्ज ऑफिसर के सामने कौन करेगा? डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी. ठीक है. इंटरलॉक्यूटरी प्रोसीडिंग ड्यूरिंग डिसिप्लिनरी इंक्वायरी आर इनिशिएटेड बाय whom? इंक्वायरी ऑफिसर. इंटरलॉक्यूटरी ये ना ये एक बहुत बड़ा कह सकते हो कंसेप्ट है. और पता है ये कंसेप्ट आप जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करोगे ना तो इसके ऊपर ना पूरा आपको 10 से 20 पेज पढ़ना पड़ेगा ये कंडीशन. और ये हमेशा आईओ कंसिडर होता है. तो आप जो बुक्स पढ़ रहे हो या पीडीएफ पढ़ रहे हो ना ये बहुत नॉलेजेबल चीजें हैं भाई. आप कोई भी डीप फील्ड में जाओ अगर आप इन चीजों का नॉलेज है ना तो आपको अच्छा खासा नॉलेज है भाई. 98 की बात करते हैं. अंडर सीसी रूल 1965 a formal inquiry can be dispensed within. इसका मतलब क्या, ये डिस्पेंस का मतलब क्या है कि मान लो कि एक चार्ज ऑफिसर है और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ऐसे बोली या फिर कोई भी आदमी ने इस पे आरोप लगा दिया, कोई भी आरोप लगा दिया, ठीक है, कि तुमने ना 20 लाख रुपए की चोरी कर लिया, करप्शन कर लिया, और वो एक्सेप्ट कर ले तुरंत, हाँ भाई मैंने किया है. तो जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेगा ना तो चार्ज ऑफिसर एडमिट द चार्ज ऑफ राइटिंग, चार्ज इन राइटिंग. अगर वो लिखित में दे देगा, हाँ भाई रिमेंबर वन थिंग, अगर वो एडमिट भी कर लेता है और राइटिंग में नहीं लिखता है तो कंसिडर नहीं होगा. राइटिंग में लिख देता ना, यस आपने जो भी मेरे पे आरोप लगाया ना वो सही है, तो भाई वो फिर क्यों करेंगे, वो फॉरवर्ड इंक्वायरी उसके ऊपर तुरंत क्या लगाएंगे, वो चार्ज लगाएंगे, तुरंत पेनल्टी लगाएंगे, तुरंत उसको डिसमिस करेंगे या रिमूवल कर देंगे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसमिस एंड रिमूवल? सबको पता है, आई नो, बट लिख देना. द चार्ज ऑफिसर एडमिट द चार्ज इन राइटिंग, तो वही तुरंत क्या हो जाएगा, डिस्पेंस हो जाएगा. तो आंसर लिख दे बी. सस्पेंशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सीसी रूल कैन बी ऑर्डर बाय हूम. देखो यहाँ पे ना काफी लोग सीनियर ऑफिसर, कौन सा सीनियर ऑफिसर, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बिलो द अपॉइंटिंग अथॉरिटी? नहीं. देखो हमेशा याद रखो ना, मान लो कि आप हो एओ, एओ आपके ऊपर आएगा एसएओ, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर. सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और आपके बराबर मान लो कि एक अकाउंट ऑफिसर है जो आपके पे लेवल 7 पे बैठा है या 10 पे बैठा है. आपको अपॉइंट करने वाली आपसे ऊपर वाली अथॉरिटी हो सकती है, आपकी इक्वल हो सकती है, आपके नीचे वाला एओ नहीं हो सकता भाई. ठीक है. तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बेलो द अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो नहीं हो सकती. अपॉइंटिंग अथॉरिटी और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नॉट बेलो इट. किसके किसके, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी हो सकती है और अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी हो सकती है, लेकिन उसके जो गवर्नमेंट सर्वेंट है ना उसके रैंक के नीचे नहीं होना चाहिए वो. रिमेंबर वन थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. समझ रहे हो ना, इमीडिएट सुपीरियर ऑफिसर जरूरी थोड़ी ना है. मान लो कि आप एओ हो और आप ना डायरेक्टर लगा दे, तो वो तो आपके इमीडिएट ऊपर नहीं होता, वो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होगा, देन डेप्यूटी डायरेक्टर होगा, देन डायरेक्टर होगा. ठीक है. तो वो जरूरी नहीं है. द इंक्वायरी ऑफिसर शुड नॉर्मली कंप्लीट द इंक्वायरी एंड सबमिट द रिपोर्ट विद इन 18 मंथ्स. 6 मंथ? नो, ये गलत है. देखो होता क्या है ना, टोटल प्रोसीडिंग होती है ना वो 18 मंथ की होती है, लेकिन इंक्वायरी होने के बाद में आप जो वर्डिक्ट देते हो ना 6 महीने में होना चाहिए, और उसके 3 महीने के अंदर आपको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, आपको कोई भी चार्ज आपके ऊपर लगे हैं आर्टिकल, मतलब जो भी आपके ऊपर मतलब थोपा गया है उसको कंप्लीट कर देना चाहिए. तो टोटल फ्रॉम अपॉइंटिंग द पीओ, तो ये वो कंप्लीट द इंक्वायरी एंड सबमिट द रिपोर्ट, क्योंकि रिपोर्ट सबमिट करने में ये टोटल है ना वो 18 मंथ का टाइम दिया जाता है. तो आंसर विल बी फॉर 18 मंथ नॉट 6 मंथ. रिमेंबर वन थिंग, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. 6 मंथ भी कब होता है उसका ध्यान रखना है, ये इसके लिए होता है. ठीक है. द प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी अंडर सीसी रूल आर्टिकल नंबर 14. Before passing final order in disciplinary cases, who consider the inquiry report and representation the charge officer? देखो मान लो कि इंक्वायरी ऑफिसर है, उसने ना इंक्वायरी रिपोर्ट दे दी, और ये है चार्ज ऑफिसर, और ये है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो टेबल के चारों तरफ बैठे हैं. ठीक है. डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या करती है ना, ये चार्ज ऑफिसर के रिप्रेजेंट करेगी क्या, इंक्वायरी रिपोर्ट. ठीक है. और जो इंक्वायरी रिपोर्ट है ना उसको भी कंसिडर, ये दोनों इंक्वायरी रिपोर्ट और चार्ज ऑफिसर की जो भी बातें हैं उनको कंसिडर करेगी. तो बिफोर पासिंग फाइनल ऑर्डर्स, और उसके कंसिडर करने के बाद में ही फाइनल ऑर्डर को देगी कि हाँ भाई ये जो आदमी है ना ये काम का नहीं है. समझ रहे हो, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैज दिस पर्टिकुलर पावर. इंटरलोक्यूटरी प्रोसीडिंग अंडर वी हैव डिस्कस इंक्वायरी ऑफिसर्स.
अंडर सीसीएस रूल 96 पे फॉर्मल इंक्वायरी डिस्पेंस विद कंसिडर होगा। सस्पेंशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट कैन बी ऑर्डर बाई, ये भी हो गया। द इंक्वायरी ऑफिसर नॉर्मली कंप्लीट द इंक्वायरी एंड सबमिट द रिपोर्ट विद इन 18 months आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन 7 सेंटर पे कर एचआर इज कैलकुलेटेड ऑन बेसिक पे। मैं बोला था ना कुछ क्वेश्चंस बेसिक पे होता है एचआरए। एक बात बताओ मुझे, एचआरए बेसिक पे प्लस डीए पे क्यों नहीं होता, या एनपीए पे क्यों नहीं होता? बताओ कैसे नहीं होता। जब भी आप ना डीए कैलकुलेट करते हो ना, तो डीए में बीपी प्लस एनपीए ले लेते हो, फिर आपको एचआरए देना है। अगर एचआरए वापस आप बीपी प्लस एनपीए ले लेते हो, तो एनपीए तो यहाँ पे भी कंसिडर हुआ था, यहाँ पे भी कंसिडर हुआ था, तो 2 टाइम्स आ जाएगा। तो एक आदमी को दो दो फायदे तो नहीं देंगे बी बेसिक पेमेंट के अलावा। अगर मान लो डीए को भी कंसिडर कर ले तो एक एनपीए यहां आ गया, एक डीए में आ गया, और एक प्लस डीए एक्स्ट्रा आ गया, तो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो डीए एनपीए तो आना ही नहीं चाहिए, सिर्फ बेसिक पे पे ही होगा एचआरए। समझ रहे हो? इसको ध्यान में रखना भाई दिमाग में। A government transfer to Northeast India 2 days. So this is what, मैं देखो, 8 से जो 9 क्वेश्चन मिसिंग है ना, जो बार बार रिपीट हुए, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, और वो ग्रुप में सिर्फ थोड़ी देर के लिए होंगे। ठीक है? स्ट्रेटजी के बारे में ना एक काम करते हैं यार, नेक्स्ट वीडियो में ले आते हैं, क्योंकि काफी जो अदर ग्रुप के लोग हैं ना,